नमस्कार। आज फिर आपके सामने एक नए विषय को लेके चर्चा करेंगे। अभी 2-3 दिन से हम लोग एक टॉपिक आपके सामने अक्सर डिस्कस कर रहे हैं, वो है सनातन धर्म में त्योहारों का महत्व और त्योहारों के बारे में अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग आस्पेक्ट। सिर्फ त्योहारों के बारे में ही और त्योहारों को किस नज़रिए से देखा जाए, किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे ये बहुत ही दिमाग वाले रहे होंगे और कई जगह पे तो जो महर्षि ऋषि या जो लोग, तो इन लोगों ने जो वक्त के साथ में सुधार करते लाए हैं और नई नई चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी गई है, नए नए दृष्टिकोण, नए नए तरीके, और उसको रिफाइनमेंट वक्त के साथ में करते लाए हैं। बहुत ही, जिसको बोलेंगे ना कि बहुत ही दिमाग से हर आस्पेक्ट। तो कल हमने एक आस्पेक्ट आपको बताया था, एक तरीका बताया था कि जिसके अंदर समाज के हर जाति, वर्ग, वर्ण, हर एक व्यक्ति को कैसे आप त्योहारों के अंदर शामिल किया जाए, कैसे उनका भी हिस्सा है ऐसा उनको लगे। त्यौहार भले ही कोई दूसरा धर्म वाला मना रहा है, कोई दूसरा जाति वर्ग वाला मना रहा है, बट बात ऐसा है कि दूसरे को, तीसरे जो नहीं भी मना रहा है उसको भी इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से, सरोक्ष रूप से, कैसे भी उसको लगे कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ। तो इस तरह से पूरा की पूरा पिरोया गया है और बुना गया है। बहुत ही मज़ेदार है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि जितनी गहराई से इसको अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग चश्मे से सिर्फ देखते रहो, तभी आपको अलग अलग दृष्टिकोण समझ में आएंगे। आज हम त्योहारों के पीछे बहुत ही गहरा एक जो आस्पेक्ट है या एक दृष्टिकोण, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हर त्यौहार के पीछे बहुत ही गहराई से जोड़ा गया है, क्योंकि अगर हम त्योहारों का मतलब हम समझते हैं वो है हर्ष उल्लास या कोई चीज़ मनाना, खुशियाँ मनाना, उत्सव मनाना, ये सब बराबर हैं। उसके पीछे कुछ भावनाएं रहेगी, कुछ उसका पीछे का सिग्निफिकेंस रहेगा कि ये त्यौहार इस कारण मनाया जाता है, फिर ये कारण रहता होगा। त्यौहार किस कारण मनाया जा रहा है, सबके पीछे अलग अलग साइंस है, अलग अलग कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। बट एक सबसे बड़ा कारण ये भी है अर्थशास्त्र, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो पूरे समाज को, पूरे देश को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा हर एक के पास घूमना चाहिए, हर एक को पैसा मिलना चाहिए, तभी तो वो उसकी रोजी रोटी चलेगी, तभी तो उसका खान पान चलेगा, तभी तो वो कुछ खर्चा कर पाएगा। तो ऐसे में कैसा है कि आपको ये बहुत ही गहराई से समझना है। आज भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पे जो इकोनॉमी चलेगी वो किसके भरोसे चलेगी? वो चलेगी आपके कृषि उपज के ऊपर। तो कृषि उपज कब आएगी? तभी पैसा आएगा। कृषि उपज जब नहीं रहेगी तो पैसा नहीं रहेगा। मोटा मोटी भारत के अंदर जो फसलें आती है वो है 2 तरह की, खरीफ और रबी। तो ये 2 फसलों के टाइम पर पैसा आता है और ये 2 फसलों से ही इकोनॉमी चलती है। आज भारत के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे अलग अलग तरीके हो गए हैं इकोनॉमी चलाने के, बट फिर भी जो पहिया जहाँ से पहली बार घूमता है वो कहीं ना कहीं कृषि से ही लेना देना है। और भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो पहली फसल जो आती है, खरीफ की जो फसल आती है, वो दशहरा दिवाली के आसपास आती है। और दशहरे दिवाली के आसपास जब फसल आती है तो तभी साल का सबसे बड़ा जो त्यौहार जो है वो दिवाली मनाया जाता है। दिवाली का अलग सिग्निफिकेंस है, वो राम भगवान जी से है, फिर वो लंका से जीत कर आए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम वो आस्पेक्ट नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैसा कैसे चलता है, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कैसे हर आदमी से रोटेट होता है और फिर वो इकोनॉमी बूम होती है। आज अगर भारत में अगर आप किसी से भी, आम आदमी से भी या किसी से व्यापारी से, किसी से भी बात करोगे तो उनका यही कहना रहता है कि सीज़न आने वाला है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। आज से 1.5-2 महीने बाद में, लगभग 1 नवंबर को, मतलब आज से लगभग 2 महीने के बाद दिवाली आ रही है। तो सीज़न आ रहा है। एक बार सीज़न अगर आ गया तो हर चीज़ जो है वो बिकने लगेगी, हर आदमी के पास पैसा आएगा
और हर आदमी कोई ना कोई नया सामान खरीदेगा, वो साल भर उसका इंतज़ार रहेगा और वो उस मौके पर ख़रीद के। अगर हम दिवाली फेस्टिवल की ही बात करेंगे तो आप जानते ही हैं कि दिवाली 5 दिनों में मनाई जाती है। शुरुआत जो होती है वो धनतेरस के से होती है। तो धनतेरस से लेके तो भाऊ बीज तक बीच में क्या नाम है, नरक चतुर्दशी पड़ती है, फिर एकम पड़ती है और फिर भाई दूज। तो ये इस तरह के 5 दिन जो होते हैं, तो ये पाँचों दिन अगर आप देखेंगे तो पूरा की पूरा उसका ताना बाना बुना गया है। धनतेरस जो है वो हकीकत में तो धन्वंतरी के ऊपर है, मतलब स्वास्थ्य के ऊपर है। बट हमारे यहाँ पर एक नया उसका थोड़ा सा एक जिसको बोलेंगे ना अपभ्रंश या थोड़ा सा एक अपवाद चल पड़ा है कि हम उस दिन धनतेरस को यहाँ पर धन मतलब हम सोना चांदी खरीद रहे हैं। बट हकीकत में वो जो है वो स्वास्थ्य से लेना देना है। चलो कोई बात नहीं, बात अर्थव्यवस्था की हो रही है तो उस पर डिटेल में ना जाए। तो सोना चांदी खरीद रहे हैं क्योंकि फसल आ गई है। फसल अगर आपके पास आ गई है, फसल मार्केट में गई, मार्केट में बिक गई तो किसान के पास पैसा आ गया। फिर वहीं पर जो अड़त हो रही है या फिर जो व्यापारी है वो फसल को और आगे बेचेंगे। तो इस तरह से सब लोगों के पास पैसा जाना चालू हुआ। वहाँ से वो फैक्ट्रीज़ के पास जाएगा, वहाँ जो भी उसका जो प्रोसेसिंग है वो होगा, वापस मार्केट में आएगा तो लोग भी अनाज खरीदना चालू कर देंगे। तो किसान से पैसा आया तो किसान ने कोई जैसे फेस्टिवल अगर आ गया तो वो अपने कपड़े बनाएगा। जैसे धनतेरस से अगर शुरुआत करते हैं तो वो सोना चांदी लेगा। तो इस तरह से एक एक चीज़ जो है फिर वहाँ से पैसा एक के पास, दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, चौथे के पास, इस तरह से चालू होगा। दिवाली के अंदर हम मोटा मोटी अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ करते हैं, वो ये है कि हम अपने घर को पूरी तरह से रंग रोगन करते हैं, घर में पूरी साफ़ सफाई करते हैं, फिर नए कपड़े खरीदते हैं, जिसका साल भर का इंतज़ार रहता है कि दिवाली पर कपड़े खरीदेंगे। फिर जो भी सामान हमें घर में लग रहा है वो खरीदते हैं। तो इस तरह से पूरा की पूरा ऐसा समझ लीजिए कि पूरे साल भर का बोलते हैं कि लगभग 40% की इकोनॉमी जो है वो दिवाली की इकोनॉमी है। इतना बड़ा खेल है। तो आज अगर हमारे यहाँ पर जब फसल के ऊपर त्यौहार और त्यौहार के ऊपर ही फसल, तो ये जो एक आपस में जोड़ा गया है, ये बहुत ही जिसको बोलेंगे ना कि बहुत ही दिमाग वालों का काम है कि फसल कब मनाई जाए, कब या फसल कब आई जाए और कब त्यौहार मनाया जाए। क्योंकि आज जो है ये बाकी कंट्रीज़ में अगर हम लेते हैं तो उनके तौर तरीके अलग हैं। क्योंकि एक तो कैसे होता है कि जितना भारत के अंदर सारे मौसम मिलते हैं, वैसे सारे मौसम पूरी दुनिया में कुछ जगह पे कुछ मिलते हैं, कुछ जगह पे कुछ है। पर ये ऐसे पूरे के पूरे 12 महीने जो है बहुत अच्छा आबो हवा और बहुत ही एक जिसको बोलेंगे ना कि बेहतर एनवायरनमेंट, ये कहीं नहीं है। और 2 फसलें होती हैं। अगली फसल होली पर आती है, तो होली पर भी आपको होली मनाने के लिए काफ़ी पैसा मिल जाता है, तो उन दिनों में भी त्यौहार होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो पैसा है वो पैसा इतनी जल्दी जल्दी घूमता है कि लगभग सभी लोगों को दिवाली का तो इंतज़ार रहता ही रहता है। जो दिवाली मनाते हैं, सनातनी सारे दिवाली मनाते हैं, बट बाज़ार को भी, व्यापारी लोगों को भी दिवाली का इंतज़ार रहता है। क्योंकि दिवाली वो चीज़ है जहाँ पर ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा त्यौहार है कि जहाँ पर पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहना लगता है। क्योंकि हर आदमी, हर बच्चा, हर एक नागरिक इतना ज़्यादा सामान खरीदता है, इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ बटती है, इतना ज़्यादा खान पान का सामान होता है कि पूरी इकोनॉमी घूमने लगती है और बड़ा इंतज़ार रहता है। तो ये जो फेस्टिवल्स जो हैं ये इकोनॉमी को बहुत अच्छे से घुमा रहे हैं। एक मुझे एग्जांपल भी यहाँ पे याद आ रहा है कि पहले के ज़माने में भी इकोनॉमी जो है, अभी तो कैसे भारत स्वतंत्र हो गया है, बट अगर पहले की भी अगर हम बातें याद करें तो इकोनॉमी जो है, ये अर्थव्यवस्था जो घुमाने का जो था, पहले राजा लोग रहते थे, तो राजा लोगों के अराउंड ही सारी चीज़ें होती थी। तो वो भी जो फेस्टिवल मनाते थे तभी बाज़ार के अंदर पैसा आता था। क्योंकि पहले जैसे अनाज अगर उगा रहा है कोई, तो फिर उसका लगान या बाकी सब चीज़ें राजा को जमा हो रही है और फिर राजा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या जब राजा पैसा खर्चा कर रहा है तभी बाज़ार में जा रहा है। बट एक टाइम शायद कभी ऐसा भी आता था कि अर्थव्यवस्था कहीं रुक जाती थी, तो राजा लोग तब क्या करते थे
कि वो जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए वो बिल्डिंगों का निर्माण करते थे, या जो जो इमारतें लगती थी उनका एक निर्माण किला रहता था, या तो ऐसे से भी वो पैसा जो है वो मार्केट के अंदर या बाज़ार के अंदर डालने की कोशिश होती थी। आज भी अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर भी इसी तरह से इकोनॉमी चलाने के लिए त्यौहार तो है ही, पर त्यौहार के अलावा अगर सूखा पड़ रहा है या बाकी चीज़ें दिक्कत हो रही है तो हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट भी ऐसी कई सारी स्कीम चलाती है, जैसे मनोरेगा है या ईजीएस हैं, तो ये ऐसी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ऐसी कई सारी स्कीम्स भी इकोनॉमी के लिए बड़ी काम की हैं। तो सिर्फ त्योहारों से भी पैसा घूमता है और ऐसे अलग अलग स्कीम से भी घूमता है, क्योंकि इकोनॉमी जब तक चलेगी तभी सब लोगों को काम मिलेगा और सबको अनाज मिलेगा खाने पीने के लिए। तो इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में त्यौहार जो है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के साथ बिल्कुल जोड़ा गया है। एक चीज़ इसमें और भी है कि हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था को त्योहारों से जोड़ा गया है, पर साथ में संयम भी जोड़ा गया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा खर्चा ही करो। एक श्राद्ध पक्ष का 15 दिन आते हैं, वो जो पखवाड़ा रहता है उसमें हमें संयमित भी बताया जाता है कि आप पैसों से और हर चीज़ से संयमित हो जाइए, आपके खर्चों से संयमित हो जाए। इन दिनों के अंदर कोई भी नया व्यापार, कोई भी नई डीलिंग्स या नया जिसको बोलेंगे कि हम आपस में जो एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई चीज़ हमें ख़रीदना है, उधारी में ख़रीदना है, तो ये सब वर्जित होता है। ये वर्जित इसलिए होता है कि ये जो है ये पखवाड़ा दशहरे से पहले पड़ता है, नवरात्रि से पहले पड़ता है, और ये पखवाड़े के अंदर जो है फसल जो होती है वो अभी खेतों में ही होती है। खेतों में बिल्कुल हरी फसल होती है, लहरा रही होती है, पर इसका अभी कोई मोल तय नहीं होता है कोई भी, क्योंकि जब तक फसल हाथ में नहीं आती है, मार्केट का रेट क्या है, फसल कितनी आई है, तब तक आपको पैसा नहीं आता है। तो ये वो जो सिचुएशन है इसको ऐसा बोलेंगे कि ये अभी गर्भ के अंदर है, प्रेग्नेंट सिचुएशन है। आपको पता नहीं है कि आपकी फसल का क्या दाम मिलेगा, कितना मिलेगा। तो इसमें सब चीज़ों को, सब जितने भी लोग जो फार्मर लोग हैं, ये किसान लोग, इनको रोका जाता है कि आप, फार्मर ही नहीं, सारे व्यापारी लोग, हर आदमी, क्योंकि व्यापार भी जो है वो आप अगर गर्भ के अंदर करेंगे या आपको अगर ब्लाइंड खेलेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो ये दिनों में रोका जाता है जिससे आप संयमित होके जब फसल हाथ में आए, जब पैसा आए, तभी डीलिंग करें, तभी आप अपना व्यापार करें। तो इसमें रोका भी जाता है। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को इकोनॉमी से जोड़ा गया है, हर चीज़ कहीं ना कहीं एक में एक से जुड़ी हुई है। और ये बहुत ही, मतलब आप इसको जितना गहराई से इसको स्टडी करेंगे, भारत के अलग अलग तिथि के बारे में, अलग अलग त्योहारों के बारे में, अलग अलग छोटे छोटे फेस्टिवल्स के बारे में, तो बहुत ही गहराई से खेल किया गया है। तो हमें इन चीज़ों पे गर्व भी होना चाहिए कि हम बहुत ही उन्नत लोग हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम उतने पुराने ख्यालात के हैं, दकियानुसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जितना साइंटिफिक, हमारे जितनी गहराई वाले और बहुत दूर दृष्टि से सोचने वाले कि कहीं पैसा खर्चा करवा रहे हैं और कहीं आपको रोक रहे हैं, ये दोनों बिहेवियर ये दुनिया के किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो है वो बहुत ही, जिसको बोलेंगे ना कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा रही है, सनातन धर्म हम उसमें पैदा हुए हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि आप तक शायद जो मैं समझा रहा था अर्थव्यवस्था के बारे में, कैसे इकोनॉमी चलती है, तो वो आज का विषय है। कल भी एक नया विषय लेके आएंगे, फेस्टिवल्स, त्योहारों के ही बारे में रहेगा, अलग दृष्टिकोण रहेगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर आपके कोई सवाल अगर आए होंगे तो मैं देख लेता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं अपने बेहतर समझ से मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूं। स्टोरीज़ ऑफ विजडम बोल रहे हैं, सर जी आप बस सनातन धर्म के फेस्टिवल की ही बात कर रहे हो क्या? बाकी धर्म फेस्टिवल में इकोनॉमी नहीं बढ़ती क्या? बढ़ती है इकोनॉमी तो हर फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का मतलब ही मैं बता रहा हूँ कि एक जने की मस्ती और बाकी लोगों के लिए इकोनॉमी, यही मतलब है इसका। कि एक जन उत्सव मनाएगा मतलब वो क्या करेगा, जैसे हमारे यहाँ पर आजकल कोई भी विषय हो गया, पार्टी करो, तो ये ऐसे ही समझ लीजिए। उत्सव मतलब पार्टी, जिसमें नए कपड़े खरीदेंगे, नए खान पीन रहेंगे, बहुत सारा कुछ नया नया खाएंगे, घर में सजावट होगी, तो उससे मार्केट में पैसा जाएगा।
मार्केट में पैसा जाएगा तो वो ईद पर भी जाता है, वो क्रिसमस पर भी जाता है और हमारे कई सारे त्योहारों पे जाता है। मेरा इसमें जो दृष्टिकोण ये है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जब हमारे पास पैसा रहता है, पैसा आता है, तभी हम त्यौहार मनाते हैं। ये इसमें सनातन धर्म में ये एक विशेषता है, बराबर है। मुस्लिम धर्म के अंदर ईद जो है वो उनका जो कैलेंडर ऐसा होता है कि वो साल में उसके महीने बदलते रहते हैं, तो वो इकोनॉमी अलग तरह से, वो इकोनॉमी से उसका जोड़ना असंभव है। दूसरी बात ऐसा है कि जो अगर हम क्रिसमस की बात करते हैं तो वो 25 दिसंबर उसका ठहरा हुआ है। अब 25 दिसंबर अपने यहाँ पर तो उसका कोई औचित्य नहीं है, यूरोप के अंदर की बात अलग है। अब वहाँ पर भी उसकी इकोनॉमी कैसे है तो मैंने तो कभी स्टडी किया नहीं है, पर भारत के अंदर जब पैसा आता है तभी उत्सव आते हैं, तभी त्यौहार आते हैं। और रहा सवाल ऐसा है कि अगर आप होली से लेके तो अगर आप गुड़ी पड़वा तक देखेंगे तो कोई लगभग कोई त्यौहार नहीं है। तो 4-5 महीने हम त्यौहार नहीं भी मनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो घूम रही है वो त्योहारों के साथ घूम रही है, और जहाँ पैसा है उन्हीं दिनों के अंदर हम मोटा मोटी त्यौहार मनाते हैं। तो हर फेस्टिवल, हर त्यौहार जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करता ही है, और सभी समाज में करता है। मीनल जी लिख रही हैं, क्या त्योहारों के कारण होने वाली आर्थिक गतिविधियां साल भर के व्यापार को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। जैसे मैंने बताया ना कि दिवाली का जो, जिसको बोलेंगे ना कि दिवाली की जो इकोनॉमी होती है वो लगभग 40% की होती है। उसमें नए नए व्हीकल्स खरीदे जाते हैं, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, नए नए लोग अपने वास्तु खरीदते हैं, अलग अलग बिल्डिंगें खरीदते हैं, और क्या क्या नहीं, सोना चांदी हर चीज़। आप व्यापार के अंदर, आप कपड़ों के, आप अगर मार्केट के अंदर जाते हैं दिवाली के दिनों में तो हमारा अनुभव ही है एकदम बिल्कुल सभी दुकानें, किसी भी चीज़ की दुकानें रहेगी वो बिल्कुल झन चल रही हैं, अंदर खड़े रहने को जगह नहीं है। तो वो तो पूरी इकोनॉमी घूमती है, क्योंकि एक के पास गया वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा तीसरे के पास जाएगा, बस इस तरह से पूरा चक्कर चलते रह रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा इसमें कि आप आने वाले सीज़न के अंदर अपने पास वाली दुकानों से ही सामान खरीदें, क्योंकि तभी आप जो बोल रहे हैं कि ये व्यापार से साल भर प्रभावित होते हैं, क्या देखिए आपके आसपास में अगर आप सामान खरीदते हैं, मतलब मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन ना खरीदें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी, आपका सब चीज़ें बूस्टअप हो तो कोशिश करें अपने पास वाले बाज़ार से बाज़ार से, दुकानों से ही आप सामान खरीदने की कोशिश करिए। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर एक आधा सामान, जैसे 100 सामान खरीद रहे, एक सामान 2 सामान अगर आप ऑनलाइन अगर आपको खरीदना है जो मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ज़रूर खरीदें, पर कोशिश करें कि मार्केट में जाके ही सामान खरीदें, क्योंकि आपकी इकोनॉमी आपके पास ही रहनी चाहिए, आपका पैसा आपके बाज़ार के अंदर ही रहना चाहिए, तभी वो काम में आएगा, तभी वो समाज को, देश को और सभी को काम में आएगा। देखिए, जो हम ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं वो पता नहीं कहाँ बैठ के क्या बेच रहे हैं, उसमें कौन पैसा बना रहा है, और अभी सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या हो रहा है उसके पीछे ज़्यादा इकोनॉमी के बारे में मालूम नहीं है, पर मुझे इतना पक्का मालूम है कि आसपास में अगर खरीदेंगे तो हमारी जो पैसा है वो हमारे आसपास ही रहेगा और हमारे ही काम में आएगा। क्योंकि अगर हम व्यापारी को अगर सामान खरीद रहे हैं तो व्यापार अगर ज़मीन खरीद रहा है, व्यापारी अगर कोई ज़मीन खरीद रहा है या वो कोई सामान खरीद रहा है तो वो भी अगल बगल से ही खरीदेगा ना, तो कुल मिला के पैसा वहीं चक्कर काटते रहेगा और वो अपने गांव में, अपने शहर में ही रहेगा। अपूर्वा जी लिख रही है, फेस्टिवल से खाली इकोनॉमी ही बूस्ट होती है या फिर बाकी सारी बातें भी होती है? नहीं, आज हम बात कर रहे हैं कि फेस्टिवल से इकोनॉमी का कैसा नाता है इसके ऊपर। बाकी तो फेस्टिवल त्योहारों से सब चीज़ें ही बूस्ट होती है। साल भर में हम सब लोगों को इंतज़ार रहता है तो हमें ऊर्जा भी आती है, हमें एक समझ आती है कि हम भी त्यौहार मना सकते हैं या त्यौहार मनाते हैं, तो खुशियाँ भी बढ़ती है, एक में एक से मेल मिलाप होता है। तो ऐसे तो बातों के बारे में बात करेंगे तो फिर तो सभी बातें ही फेस्टिवल से या त्यौहारों से जुड़ी हुई है, तो वो तो होता ही है। बट आज हमारा जो दायरा है वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से है। अक्षय जी लिख रहे हैं, इकोनॉमिकली दिवाली बड़ा त्यौहार है, फिर मराठी में कहा जाता है कि दिवाली दसरा क्या हट पाए पसरा। अच्छा,
इस पे क्या कहेंगे? अब दिवाली दशहरा हाथ पाए पसरा, अब इसका उद्देश्य क्या है इनका बोलने का, तो मेरे समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से इसका जवाब दूँ कि दिवाली दशहरे के अंदर हाथ पाए पसरा मतलब आप मेहनत करिए या काम करिए या घर में साफ़ सफाई करिए, इस तरह से उद्देश्य है। तो ये तो क्योंकि कैसे हमारे यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि हमारे घरों में साल में एक बार सफाई ज़रूर करनी होती है और वो हम दिवाली के निमित्त करते हैं। क्योंकि कैसे होता है कि उसके पहले बारिश का सीज़न होता है, तो यहाँ पर बारिश के अंदर घर में काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो वो साफ़ सफाई का भी है। और दूसरी बात ऐसा है कि दिवाली दशहरा के अंदर आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी है क्योंकि नई फसल आ रही है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक निमित्त हर चीज़ से जोड़ा गया है। रंजीत जी लिख रहे हैं, क्या सही है सनातन धर्म के त्योहारों में केवल बड़े व्यवसायियों को ही फ़ायदा होता है, छोटे व्यापारी इससे वंचित रह जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक की अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने अपने तौर तरीक़ों के हिसाब से व्यापार इसमें बढ़ता ही है और सभी का बढ़ता है। बट अब किसको कितना मिलता है, अब जो बड़ा व्यापारी रहेगा उसका टर्नओवर बड़ा रहेगा तो उसको बड़ा टर्नओवर मिलता है। बट ऐसे नहीं है कि वो प्रतिशत में मिलता है सबको, पर बात ऐसा है कि सबका इसमें, जिसको बोलते हैं ना कि ग्रोथ सबकी ही होती है। और ऐसे में नहीं कि बड़े को बड़ा फ़ायदा, छोटे का छोटा, नहीं, सभी को फ़ायदा होता है। अब जो व्यापार है तो व्यापार में तो कोई अब आरक्षण या बाकी चीज़ें तो लागू नहीं हैं, वो तो ओपन मार्केट है, जिसकी जितनी क्षमता उतनी उसकी वो अपनी ग्रोथ कर सकता है। अब यहाँ पे तो वो राहुल गांधी वाला लगेगा नहीं ना कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, नहीं, व्यापार में वैसा नहीं होता है, वो सरकारी नौकरी में या बाकी चीज़ों पे हो सकता है। वैभव जी लिख रहे हैं, आजकल तो फसल आने के पहले ही दलाल लोग खेती की बोली लगा लेते हैं। हाँ, यही वो चीज़ है जो मैं बता रहा था। श्राद्ध पक्ष के अंदर हमारी फसलें खड़ी रहती है और हमें पता नहीं होता है कि फसल कितनी आएगी। और ये जो बात हो रही है, ये बात भी तभी की हो रही है जब फसल कितनी आएगी पता नहीं है। तो इस तरह से भी एक नया व्यापार चल पड़ा है कि भैया अब ये फसल है, ये तुम देख लो इसमें कितना आएगा अनाज या जितने भी फल आएंगे वो तुम देख लो और अभी हमें पैसा दे दो। तो ये तो ऐसा है कि अपनी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से कि भैया पता ही नहीं है कब बारिश आ जाएगी, कब कितनी फसल आएगी, तो लोग सेफ्टी खेलने के लिए इस तरह से करते हैं, या जिसको बोलेंगे ना कि अपनी रिस्क जो है वो रिस्क पार्क करना या डाइवर्ट करना वाला खेल है, तो ऐसा करते हैं। शंतनु जो लिख रहे हैं, क्या त्यौहार में दिखावे और खर्च की होड़ ने हमारे परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के पीछा छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ दिया है। हम अभी सिर्फ ऐसा है कि हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम सिर्फ खर्चा कर रहे हैं और इसके पीछे जो मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य है, पारंपरिक जो है, ये तो पूरे ही भूल गए हैं। हर त्योहारों के अंदर हम ये महत्व जो है जिसके कारण मतलब ऐसा समझ लीजिए ना कि जो अभी हम जो साइंस के अंदर बहुत सारे थ्योरम सीख रहे हैं या बहुत सारे हम अलग अलग चीज़ें जो सीखते हैं, तो ये उसी तरह के थ्योरम्स हैं, उस तरह के जिसको बोलेंगे ना कि इतना गहरा साइंस है और बहुत गहरी परंपराएं हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक मूल्य भी लगाया गया है, पारंपरिक मूल्य। बट ये सब चीज़ें हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे में संस्कारों की कमी रह रही है, समझ की कमी रह रही है। आज ये हमारे चैनल का जो उद्देश्य है कि त्योहारों को फिर से वो मान सम्मान मिले, उसके पीछे कितनी गहराई है, कितनी गहराई हमारे धर्म में, सनातन धर्म में है, यही आप तक पहुंचाने का इसका उद्देश्य रहा है। तभी तो हम ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं कि हम समझे, अपने त्योहारों को समझे, अपने परंपराओं को समझे कि कितने गहरे मूल्य है इसमें, और ये मूल्य हम समझाने के लिए ही है। पर आप भी इसको अपनाएं, आप भी इसको गहराई से समझें कि कैसे, कितना दिमाग लगाया होगा, कितने साल लगे होंगे, कितनी पीढ़ियां इसमें खपी होगी कि पर्टिकुलर चीज़ को उसको कन्वर्ट करके आपको उत्साह भी मनाया जाए, त्यौहार भी मनाया जाए, इकोनॉमी चलाई जाए, सारे धर्म विशेष को, सारे वर्ग को, समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाए। तो ये बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा। जितना समझेंगे मतलब आदमी थक जाएगा, जितनी उसकी समझ है उतना ही वो समझ पाएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी एक प्रयास ही हमारा चल रहा है कि हम भी ये समझे कि कितनी गहराई से इसको पिरोया गया है। वृषाली का एक सवाल, त्योहारों में परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाने से
हेल्थ पर कैसे अच्छा असर पड़ता है, इस विषय में एक लाइव सेशन करें प्लीज़ सर। बिल्कुल वैशाली, आपने त्योहारों के साथ में एक नया आयाम हमें बोलने के लिए दिया है, ज़रूर, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा आयाम है। मैं भी हमारे दोनों बच्चों को इस दिवाली पर आने के लिए बोला गया है, क्योंकि एक तो नौकरी कर रहा है, एक पढ़ रहा है, तो उनको बोला गया है कि आप छुट्टी लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि साल में कभी तो ऐसा टाइम आए कि जब सब मिल के, पूरा परिवार मिल के खुशियाँ मनाएँ। तो ये बहुत ही, और ये खुशियाँ मनाएंगे, परिवार में साथ में रहेंगे, सुख दुख तो हम लोग बांट ही रहे हैं, बट साथ में कुछ दिन अगर साथ में बिताएंगे तो हमारे हर हेल्थ के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो इस पे हम ज़रूर, ये टॉपिक के ऊपर भी हम जल्दी ही, इसी सीरीज़ के अंदर ही हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वृषाली, आपने एक नया आयाम दिया हमें। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।